हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लाइट चैप्टर का स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, लाइट चैप्टर के अंदर हम बेसिकली सबसे पहला टॉपिक लेंगे ऑप्टिक्स। ठीक है, लाइट क्या होता है बेसिकली? लाइट एक टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, जो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं। ध्यान देना, लाइट खुद दिखाई नहीं देती। ठीक है, बट इसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट है, इसकी स्टडी जिस पार्ट ऑफ फिजिक्स में करते हैं हम, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट और भी बहुत सारी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है एक्चुअली? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई वेव्स को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स आती हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। ठीक है, इसी तरह से उसमें एक और टाइप आता है, दैट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट जो है वो ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में लाइट का बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, तो लाइट की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए हम इस वाले पार्ट को ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। ऑल्दो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं तो उसके अंदर एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है लाइट का। ठीक है, बट हमारी लाइफ में इसका बहुत रोल होता है, इसलिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारे डिफरेंट सिलेबस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इनफैक्ट 10th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। ठीक है, दोनों में, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ज्यादातर के अंदर इसका पोर्शन मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कि भाई ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के बारे में जैसा मैंने बताया, ठीक है, ये ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी करते हैं, लेकिन हम 10th और 12th में केवल लाइट की स्टडीज के अंदर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे, दैट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो लाइट की स्टार्टिंग हुई, ठीक है, अगर मैं नेचर ऑफ लाइट की बात करूं, तो नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते ही हो बेसिकली, है ना, न्यूटन साहब जो है उनका कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में काफी सारा है ही सही। ठीक है, तो लाइट के अंदर भी उनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, उन्होंने लाइट के लिए भी एक थ्योरी दी थी, दैट इज नोन एज कॉर्पुस्कुलरी थ्योरी। ठीक है, कॉर्पुस्कुलरी थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो लाइट है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है। ठीक है, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है, उन पार्टिकल्स को नाम दिया था उन्होंने कार्पुसल्स। ठीक है, जो इनकी कार्पुसलरी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, जिन्हें कार्पुसल्स कहा गया। अच्छा, अब उनसे पूछा गया, यार ये ना जो कॉर्पुसल्स है या जो ये लाइट है वो बेसिकली आगे कैसे बढ़ती है? ठीक है, बात आती है कि वो आगे कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो उन्होंने उसमें भी बेसिकली ग्रेविटेशन का फंडा दिया था। उन्होंने कहा था कि जो बाकी मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो मीडियम के पार्टिकल्स उनको अट्रैक्ट करते हैं और उस अट्रैक्शन की वजह से वो आगे बढ़ती रहती है। ठीक है भाई, मान ली बात, है ना। अब वो फिर आती है कि यार एयर, सन से लाइट हमारे तक आती है। ठीक है, सन से लाइट आती है तो बीच में तो बहुत सारी जगह है यार जहां पर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वहां लाइट कैसे चलती है? ठीक है, तो वहां लाइट कैसे चलती है उसके लिए उन्होंने एक मीडियम माना था, ईथर। ठीक है, तो उस ईथर मीडियम की वजह से वहां लाइट चलती है। मान ली बात, बड़े साहब थे, ठीक है, सबने मानी उनकी बात। ठीक है, माननी पड़ती है, बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो जैसे जैसे फिर आगे बढ़ती गई थ्योरी, ठीक है, तो उनकी थ्योरी में कुछ फ्लॉज आने लगे। ठीक है, कुछ कमियां सामने आनी पड़ लगी, जिनका एक्सप्लेनेशन उनकी थ्योरी नहीं दे पाई। ठीक है, तो वो कमियां क्या थी? ठीक है, तब तक हमारे एक्सपेरिमेंट्स, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स काफी डेवलप हो चुके थे। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजों को जानने लग गए थे, लाइट के बिहेवियर के बारे में थोड़ा और हम जानने लग गए थे। हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन फिनोमिना को पढ़ना चालू कर दिया था। ठीक है, तो जब रिफ्रैक्शन फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया तो एक्चुअली में पता चला कि जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड जो है वो रेयरर मीडियम में क्या आती है? ज्यादा आती है, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या आती है? कम आती है। ठीक है, तो रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है, डेंसर मीडियम में कम है। ठीक है, अब समस्या हो गई यार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉर्पुस्कुलरी थ्योरी, रेडियल मीडियम में कम पार्टिकल है, कम पार्टिकल है तो स्पीड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आ तो ज्यादा रही है यार। ठीक है, तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन कार्पस्कुलरी थ्योरी से नहीं आ पाया। ठीक है, तो इस चीज के एक्सप्लेन, तो ये पहली थ्योरी थी जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी।
कार्पुस्कुलरी थ्योरी को हम बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी, ठीक है, या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, जिसमें लाइट को पार्टिकल्स का बना हुआ माना गया, ठीक है। फिर उसके बाद इन सब के एक्सप्लेनेशन के लिए एक साइंटिस्ट आए, हाइगन, क्रिस्टन डी हाइगन, ठीक है। तो जो हाइगन साहब आए, उन्होंने अपनी वेव थ्योरी दी। कौन सी थी? वेव थ्योरी, यानी वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया। अब वेव नेचर ऑफ लाइट में उन्होंने कहा कि भाई लाइट तो एक वेव है भाई साहब, ठीक है, लाइट तो वेव है, ठीक है, वेव मतलब एनर्जी, ठीक है। तो लाइट एक एनर्जी है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में एनर्जी आगे बढ़ती जाती है। जैसे आप पानी में पत्थर डालो तो उसमें जो सर्कुलर रिपल्स जनरेट होती है, ठीक है, वैसे ही 3 डायमेंशनल रिपल्स जनरेट होती है और उसकी वजह से लाइट एनर्जी चारों तरफ फैलती है, ठीक है भाई, ठीक है। इनकी बात भी मानी गई, इन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन दिए, ठीक है, उसमें उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि भाई लाइट की स्पीड जो है वो डेंसर मीडियम में वो क्यों ना, जब डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, रेयर से डेंसर जाती है तो क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये सारे एक्सप्लेनेशन इन्होंने समझा दिए, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन एक्चुअली कार्पुस्कुलरी थ्योरी जो है, पार्टिकल थ्योरी नहीं समझा पा रही थी, ठीक है, इन्होंने समझा दिया, ठीक है भाई। तो हमने वेव थ्योरी मान ली यार, ठीक है, वेव थ्योरी मान ली। उसके बाद प्लैंक्स थ्योरी आई, जिसको हम बेसिकली क्वांटम नेचर बोलते हैं, ठीक है। क्वांटम नेचर के अकॉर्डिंग लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से यानी फोटोन से बनी हुई है। फोटोन क्या होता है? फोटोन एनर्जी का पैकेट होता है, ठीक है। तो इन एनर्जी के पैकेट की बनी हुई है, ठीक है, उसे क्वांटा कहा गया, एनर्जी का क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है मिनिमम यूनिट, ठीक है, किसी भी चीज की मिनिमम यूनिट जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, दैट इज क्वांटा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो छोटे छोटे से पैकेट से बनी हुई है। उन छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहा गया? क्वांटा कहा गया, ठीक है, जिसको हमने बाद में नाम दिया फोटोन, ठीक है। तो फोटोन की बनी हुई थी लाइट, ठीक है भाई, है ना। उससे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया था उन्होंने? ठीक है, मेटल के ऊपर लाइट गिराई तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी एनर्जी से ऑब्जर्व निकल रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को जब ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, तो जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट थे, ठीक है, उनको ये जो वेव नेचर थी वो नहीं समझा पा रही थी। अरे यार, ये तो फिर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। जो नई आई अपने पास थर्ड थ्योरी, कौन सी थ्योरी? क्वांटम, ठीक है। तो ये जो क्वांटम थ्योरी आई, इस क्वांटम थ्योरी के को जो है, जो इससे जो रिजल्ट्स आए, ठीक है, मतलब जो इसमें एक्सपेरिमेंट किए गए, उनके रिजल्ट्स को ये वेव थ्योरी नहीं समझाई गई, समझा पाई। अच्छा, तो यार ये फिर समस्या हो गई, ठीक है। तो उन्होंने फिर अपनी थ्योरी दी, ठीक है, जिसको क्वांटम थ्योरी कहा गया, ठीक है। उन्होंने जो बोला कि भाई लाइट है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बनी हुई है, उन एनर्जी पैकेट को उन्होंने नाम दिया फोटोन। क्या नाम दिया? फोटोन, ठीक है भाई। फोटोन जो है, ठीक है, प्लैंक साहब ने बताया कि भाई ये है ना फोटोन की बनी हुई है, बहुत सारे फोटोन्स आते हैं। अच्छा, तो ये फोटोन जो होता है इसकी एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। तो जो इस फोटोन की एनर्जी होती है, इसको हमने H/F से बताया, ठीक है भाई। सारे जो फोटोन है, जो भी लाइट के फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, उन फोटोन्स की एनर्जी जो है वो बराबर है, और हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? H/F के बराबर है। अच्छा, अब इसमें ये H और F क्या है? E तो एनर्जी है, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। H और F क्या है? तो H इसके अंदर जो होता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होती है लगभग 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई भाई, H की वैल्यू, ठीक है। और F क्या है यार? F जो है वो है फ्रीक्वेंसी। F क्या है? फ्रीक्वेंसी। अरे, ये फ्रीक्वेंसी कहां से आ गया इसके अंदर? ठीक है, ध्यान से समझो, फ्रीक्वेंसी क्या है? तो बेसिकली जो ये थ्योरी आई थी, ठीक है, इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि भाई ये जो लाइट अमिट हो रही है ना, एक्चुअली ये ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से अमिट हो रही है, ठीक है। मतलब जैसे सन है, ठीक है, जो अपना सूरज है ना, उसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। वो चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उनकी जो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास फ्रीक्वेंसी की बात आ गई, ठीक है। वो जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की है वही फ्रीक्वेंसी यहां पर पुट करनी है अपन को, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, H प्लैंक कांस्टेंट समझ में आ गया, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया अपन ने। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? 1/सेकेंड, ठीक है। तो 1/सेकेंड, इस सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, जूल में आपकी एनर्जी आ जाएगी। चलो भाई, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। तो E = H × F, ये अपने पास
हर फोटोन की एनर्जी होती है, और ऐसे बहुत सारे फोटोन जो है वो आ रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। अच्छा, अब आती है बात, ध्यान से समझना। तो इसने भी बहुत बढ़िया समझा दिया यार, ठीक है, सारी चीजें, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे जो वेव थ्योरी नहीं समझा पा रही थी, ठीक है, उन सबको इसने समझा दिया था। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि ये जो क्वांटम थ्योरी थी ना, ये बढ़िया थी एकदम, ठीक है, बहुत सारी चीजें समझा रही थी, लेकिन ये क्वांटम थ्योरी जो है वो कुछ इफेक्ट जिन्हें वेव नेचर से ही बता सकते हैं, जो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे इंटरफेरेंस होता है, पोलराइजेशन होता है, इन इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी नहीं समझा पाई यार। ठीक है, अब तो समस्या हो गई। ठीक है, अगर मैं वेव नेचर बोलूं तो फिर प्रॉब्लम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। अगर मैं क्वांटम नेचर बोलूं तो फिर प्रॉब्लम, उसके अंदर पोलराइजेशन और इस तरह की समस्या। तो ये तो बात बड़ी लफड़े वाली हो गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो मामला गड़बड़ चालू हो गया। ऐसे करते करते बहुत टाइम निकला। ठीक है, फिर आए हमारे पास डी ब्रोगली साहब। ठीक है, डी ब्रोगली साहब ने कहा कि भाई लड़ो मत। ठीक है, लाइट जो है वो दोनों नेचर शो करती है। ठीक है, लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करती है और वो क्वांटम नेचर भी शो करती है। ठीक है, दोनों नेचर शो करती है, और उन्होंने समझाया कि कैसे ये दोनों नेचर को शो करती है, कब ये वेव नेचर को डोमिनेट करेगी, ठीक है, और कब ये क्वांटम नेचर को डोमिनेट करेगी, ये बात उन्होंने समझाई। ठीक है, तो फिर उनकी नई थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोला उन्होंने, और ड्यूअल नेचर में उन्होंने कहा कि भाई लड़ो मत, है ना, दोनों के दोनों है। ठीक है, कभी वो प्लांक थ्योरी यानी कि क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करती है, कभी वो वेव नेचर से एक्सप्लेन होती है। ठीक है भाई, कब कब ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई जब लाइट है ना किसी मीडियम में चल रही है, किसी मीडियम में ट्रेवल करती हुई जा रही है, तब तो उसकी जो नेचर है वो कौन सी आएगी, वेव नेचर आएगी। और जब लाइट किसी सरफेस पर अब्जॉर्ब हो रही है या किसी सरफेस से बाहर निकल रही है, ठीक है, तब जो उसकी नेचर आएगी वो कौन सी आएगी, क्वांटम नेचर आएगी। अब आप सारे फिनोमेना आराम से समझ लो। ठीक है ना, तो जब लाइट किसी मीडियम में चल रही है तो उसकी नेचर कौन सी आएगी, वेव नेचर आएगी, और जब वो किसी सरफेस पर अब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है तब उसकी कौन सी आएगी, क्वांटम नेचर आएगी। और इन दोनों नेचर से अपना काम हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम यही मानते हैं कि लाइट की दो नेचर होती है। ठीक है, वेव नेचर और क्वांटम नेचर दोनों को वो शो करती है, दैट इज नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो थी, ठीक है, वो बेसिकली नेचर ऑफ लाइट और स्टार्टिंग ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, ऑल्दो बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है वो इस पर आता है, बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कि भाई लाइट कौन सा नेचर शो करती है, तो आपको लिखना है ड्यूअल नेचर शो करती है। ऐसे बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो थ्योरेटिकली है वो इस नेचर ऑफ लाइट पर एक दो आ सकते हैं। ठीक है, मेन पार्ट हमारा एक एक करके अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी हम केवल टर्म्स को समझ रहे हैं। ठीक है, अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पर ले रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट ही लेंगे केवल। ठीक है तो तीसरा, अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं इसका। थर्ड पॉइंट है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट की जहां तक बात करें, ठीक है, सोर्स का मतलब आप समझते हो जहां से लाइट निकल रही है। ठीक है, लाइट हमें मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं से तो मिल रही होगी। ठीक है, वो जहां से भी लाइट हमें मिल रही है दैट इज सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसे हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है ल्यूमिनस पार्ट, ल्यूमिनस सोर्स, और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स, बेसिकली ल्यूमिनस सोर्स का मतलब ऐसे सोर्स जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, जहां से लाइट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जिसे मान लो बल्ब, ट्यूबलाइट, सन। ठीक है, ये कैसे सोर्स हो गए, ल्यूमिनस, ये खुद की लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस मतलब ऐसे सोर्स जो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी आईज तक पहुंचा रहे हैं, जैसे टेबल, चेयर, ठीक है, बोर्ड,
बल्ब से जो लाइट आ रही है इससे टकरा रही है, टकरा के आपके आईज पर आ रही है, इसलिए ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कैसा सोर्स हुआ? जो खुद की लाइट नहीं आ रहा, बल्ब की लाइट को आपको आपको दिखा पा रहा है। बल्ब की लाइट से आपको ये बोर्ड दिख रहा है। अगर मैं बल्ब बंद कर दूं तो बोर्ड नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी खुद की लाइट नहीं है। इसकी खुद की लाइट नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा सोर्स हुआ? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। कौन सा हुआ? नॉन ल्यूमिनस। और अगर मान लो बल्ब जल रहा है तो वो कैसा हुआ? ल्यूमिनस। वो तो खुद की लाइट फेंक रहा है ना। ठीक है, आप कोई और बल्ब मत जलाओ भले, केवल उसको जला लो, तो वो अपनी लाइट फेंकता रहेगा। ठीक है, तो जो खुद की लाइट फेंक रहा है दैट इज लुमिनस सोर्स, और जो किसी और की लाइट उससे टकरा कर आ रही है तो दैट इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है, तो मेरे क्या ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। उसके बाद आते हैं अपन फोर्थ, मीडियम। मीडियम, मीडियम का मतलब बेसिकली जहां से एनर्जी ट्रेवल हो रही है। ठीक है, जो लाइट भी तक एनर्जी है ना, तो लाइट जहां से ट्रेवल हो रही है दैट इज नोन एज मीडियम। ठीक है, अब इस मीडियम की क्लासिफिकेशन अपन दो तरह से करते हैं यार। एक तरीका है जिसमें हम ये देखते हैं कि लाइट कितनी उस मीडियम से पास हो पा रही है। लाइट कितनी उस मीडियम से पास हो पा रही है। ठीक है, ये जो मीडियम, ये तरीका है, उसके बेसिस पर हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर लाइट, ध्यान से समझना, अगर लाइट पूरी की पूरी पास हो पा रही है, ठीक है ना, तो वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट। अगर लाइट पार्शियली ट्रांसफर हो रही है और पार्शियली नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रांसल्यूसेंट। और बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो पा रही यार। ठीक है, जैसे ये दीवार है, ठीक है, ये बोर्ड है, ठीक है, इसके आर पार थोड़ी जा पाएगी लाइट। ठीक है, तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं अपन? ओपेक। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, जिस तरह से हम मीडियम को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट यानी सारी लाइट जाने दो। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट मतलब थोड़ी रुकेगी थोड़ी जाएगी। ठीक है, ओपेक मतलब नहीं, ठीक है, पूरी की पूरी रुक जाएगी। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द मीडियम। डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मीडियम। मीडियम में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उस बेसिस पर, वो कैसे प्रेजेंट हैं उस बेसिस पर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस, ठीक है, होमो मतलब एक जैसा। ठीक है, तो ऐसा मीडियम जिसके अंदर सभी जगह पर जो एयर के मॉलिक्यूल है वो बराबर 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 फैले हुए हैं, सब जगह। यहाँ एयर के मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, सब जगह। तो ऐसा मीडियम क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मीडियम। और जहां पर एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी अलग अलग होगी, ठीक है, कहीं ज्यादा आ गई कहीं कम आ गई, ठीक है, तो वो कैसा कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मीडियम कहलाएगा। जहाँ डेंसिटी डिफरेंट है हेट्रोजीनियस, जहाँ डेंसिटी सेम है सब जगह वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मीडियम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन।
ओके, तो अब देखो बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ठीक है, तो जहां पर ये आपके पास एक इंटरफेस है, यानी कि ये आपके पास सेपरेटिंग सरफेस है, इसके ऊपर अलग मीडियम है और इस नीचे अलग मीडियम है। मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक्चुअली में तीन फिनोमिना एक साथ होते हैं। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक्चुअली में तीन फिनोमिना एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है वो सेम मीडियम में लौट जाता है, इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कुछ पार्ट ऑफ लाइट नेक्स्ट मीडियम में एंटर कर जाता है, इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है या लाइट एनर्जी जो है वो ये सरफेस खुद ही अब्सॉर्ब कर लेती है, कुछ एनर्जी ये सरफेस के मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इस फिनोमिना को अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो तीनों फिनोमिना हमेशा होंगे। ठीक है, रिफ्लेक्ट भी होगी एनर्जी, अब्सॉर्ब भी होगी और ट्रांसमिट भी होगी। ठीक है, आगे भी बढ़ेगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, और अगले मीडियम में अगर एंटर कर गई तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, अब एक्चुअली में तो ये तीनों फिनोमेना हमेशा एक साथ ही होते हैं। ठीक है, लेकिन हर सरफेस के लिए इनका अमाउंट डिफर कर जाता है। जैसे कुछ सरफेस ऐसी होती है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी जो है वो वापस लौट जाती है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी जो है वो नेक्स्ट मीडियम में जाएगी और अब्सॉर्ब होगी। तो इसका मतलब मान लो 90% से ज्यादा, 93% से ज्यादा जो है वो सेम मीडियम में लौट रही है। तो ठीक है यार, 2-4% जो है वो नेक्स्ट मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर हम, क्योंकि तीनों की स्टडी एक साथ तो कर नहीं सकते यार, ठीक है, तो इसलिए हम रिफ्लेक्शन की जब स्टडी करेंगे तो बाकी दो को नेग्लेक्ट कर देंगे, जब हम रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे तो बाकी दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे, और अब्जॉर्प्शन की स्टडी तो हम अभी करने वाले ही नहीं है। ठीक है, वो फर्दर क्लासेस में करने वाले हैं, फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अपने को, एक बार में एक की स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन की या रिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए पहले एक दो टर्म और समझते हैं। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपन नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पहले एक टर्म और बच रही है, ठीक है, जिसे हम समझ लेते हैं रे और बीम ऑफ लाइट। ठीक है, देखो ध्यान से, एक्चुअली जैसे अगर मान लो लाइट है ना, वहां से सन से लाइट आई या बल्ब से जो लाइट आ रही है, ठीक है, इस लाइट की जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी जो है फैलती हुई आ रही है। जैसे आप एक बिल्कुल रुका हुआ पानी है, उसके अंदर पत्थर डाल दो, ठीक है, अब उसमें पत्थर डाल दोगे तो क्या होता है, उसके अंदर सर्कुलर रिपल जनरेट होती है, एक सर्किल, फिर दूसरा सर्किल, फिर तीसरा सर्किल, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ही वो सर्किल की फॉर्म में एनर्जी जो है वो आगे जनरेट, सर्कुलर रिपल की फॉर्म में एनर्जी आगे बढ़ रही है। ऐसे ही जो बल्ब होता है या सन होता है, इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो 3 डायमेंशन रिपल जनरेट करती है। अरे यार, ये 3 डायमेंशन रिपल का क्या मतलब हुआ? मतलब ये स्फेरिकल सरफेस की फॉर्म में आगे बढ़ेगी। ठीक है, समझो ध्यान से। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके बल्ब है, अब इस बल्ब से एनर्जी निकली तो ये एक स्फीयर बनेगा, फिर थोड़ा और बड़ा स्फीयर बनेगा, फिर थोड़ा और बड़ा स्फीयर बनेगा, ऐसे करते करते ये पूरा का पूरा स्फीयर बड़ा होता जाएगा और सब जगह एनर्जी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली 3 डायमेंशन को मैं बोर्ड पे तो नहीं बना सकता, ठीक है, पर सर्किल जैसा ही दिखेगा, लेकिन एक्चुअली वो स्फीयर में आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल स्फीयर जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी का आगे बढ़ना है, ठीक है, इसको हम प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी या प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। एनर्जी को जो आगे बढ़ना है इसको हम प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, जो 3 डायमेंशनल रिपल की फॉर्म में आगे बढ़ती है। अब देखो ध्यान से,
हमें मतलब नहीं है यार कि जो बल्ब है, जैसे बल्ब जला तो उसकी एनर्जी वैसे तो चारों तरफ फैल रही है, सब तरफ फैल रही है, ठीक है, लेकिन हमें मतलब नहीं है, कुल मिला के उसकी एनर्जी हम तक आ रही है ना, तो जो उसकी एनर्जी के आगे बढ़ने का पाथ है, जो एनर्जी आगे बढ़ रही है, उस आगे बढ़ने वाले रास्ते को दिखाने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन जोड़ते हैं। ध्यान देना मेरे वर्ड पे मैंने जोड़ दिया है, इमेजिनरी लाइन। रे ऑफ लाइट कुछ नहीं होती, दिस इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां से कोई तीर निकल के आ रहे हैं जैसे रामायण महाभारत में तीर निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं है बल्ब से एक तीर निकल के आ रहा है और आपके पास आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो बल्ब है उससे एनर्जी निकल रही है, ठीक है, और एनर्जी फैलती जा रही है, पर एनर्जी को हमें दिखाना पड़ेगा ना पेपर में, तभी तो हम एक दूसरे को समझा पाएंगे ना यार, ठीक है। तो समझाने के लिए हमें उससे निकलने वाली एनर्जी के फैलने की डायरेक्शन में, एनर्जी जो आगे बढ़ रही है उस डायरेक्शन में आपको, उस डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन आप मानते हो, उस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। दिस इज रे ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका बल्ब है, तो इससे सभी डायरेक्शन में एनर्जी निकल रही है, ठीक है, तो सभी एनर्जी डायरेक्शन में एनर्जी आगे बढ़ रही है, तो उसके आगे बढ़ने के पाथ को शो करने के लिए हमने बहुत सारे एरो बना दिए। ये जो एरो है ना, ये एक एरो एक रे ऑफ लाइट है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। दिस इज इमेजिनरी लाइन, ध्यान देना भाई, ऐसी कोई चीज होती नहीं है, ये समझाने के लिए हमने एक एरो बनाया जिससे हम लाइट के आगे बढ़ने को समझा सके, ठीक है। उस आगे बढ़ने को समझाने वाला जो ये एरो है इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते, अब बात आती है सर ये बीम ऑफ लाइट क्या होता है फिर। तो देखो ध्यान से, एक्चुअली जो ये रे ऑफ लाइट है ना, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, बहुत पतली सी, एकदम एकदम पतली सी, ठीक है। तो जब आप कोई भी एक सरफेस बनाओगे, मान लो मैं एक इतना सा एक सर्किल भी बना दूं ना, और ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसका भी बहुत छोटा कर दूं, तो भी इसके अंदर अनंत रेस, इनफाइनाइट रेस एक साथ आ रही है, क्योंकि ये बहुत पास 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 होती है, थिकनेस तो बहुत नेग्लिजिबल है, तो बहुत सारी रेस एकदम पास 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 आ रही है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी पास पास वाली रेस का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी रेस का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ रेस, कलेक्शन ऑफ रेस, ये कहलाता है बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये बीम भी तीन तरह की होती है, या तो ये जो लाइट रेज आ रही है वो सारी की सारी रेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, जैसे सन से आ रही है। अब सन से भी वैसे तो फैलती हुई आती है, लेकिन सोचो सन हमसे कितना दूर है, वहां से लाइट रेज फैल रही है सारे पूरे सब जगह पे। अर्थ उसमें हमने एकदम छोटा सा एक प्लेनेट है, उस अर्थ के भी एक बहुत छोटी सी जगह पे हम बैठे, तो अगर हम उस सन से आने वाली रेस का पार्ट कंसीडर करेंगे तो बहुत छोटा सा पार्ट हमारे तक पहुंच रहा है, तो वो जो सारी रेज है वो इतने छोटे पार्ट में आ रही है कि वो लगभग एक दूसरे के पैरेलल ही मान सकते हैं अपन, हालांकि वो भी फैल रही है एक दूसरे से, पर वो एंगल इतना छोटा कि हम उसको लगभग पैरेलल मान सकते हैं। और ऐसी कलेक्शन ऑफ रेज जो आपस में पैरेलल हो उनको हम बोलते हैं पैरेलल बीम। मेरे ख्याल से अब आप आए ना बाकी की दो समझ गए होंगे, ठीक है। सोचो बाकी दो कौन सी होगी, जिसमें लाइट रेज फैलती हुई आ रही है, ठीक है, जो एक्चुअली होता भी है, ठीक है। एक बल्ब जलाओगे तो उसकी लाइट रे ऐसे फैलती हुई जाएगी, तो जिसमें लाइट रे फैलती हुई जा रही है, ठीक है, फैलने को बोलते हैं डाइवर्ज। तो जिसमें लाइट रेस ऐसा कलेक्शन ऑफ बी लाइट रे जिसमें लाइट रे फैलती हुई जा रही है, डाइवर्ज करती हुई जा रही है, उस बीम के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, बोलो। लाइट रेस ऐसे डाइवर्ज करती हुई जा रही है भाई साहब, ठीक है, तो इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। तीसरा तो पक्का आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, जिसमें लाइट रेस एक ही पॉइंट पर जा रही है, ठीक है। बहुत सारे बल्ब लगा दिए, फैला दी पूरी दीवार पे, इस पूरी दीवार पे बल्ब 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 फैला दिए,
ठीक है, और उन सबकी बल्ब को आप कंसंट्रेट कर रहे हो एक ही पॉइंट पर, ठीक है, इसको वैसे कॉनकेव नेचर में बना के और फिर उससे कंसंट्रेट कर रहे हो एक ही पॉइंट पर, ठीक है, तो सारी लाइट रेज जो है वो एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट हो रही है, एक ही पॉइंट की तरफ जा रही है, ठीक है, एक ही पॉइंट की तरफ जाने को क्या बोलते हैं, कन्वर्ज। तो बताओ इस बीम को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, तो तीनों पॉइंट समझ में आ गए। अगर सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल जा रही है, एकदम साथ साथ जा रही है, तो कैसे कहलाएगी, पैरेलल बीम। अगर ये फैलती हुई जा रही है, ठीक है, सब तरफ, ठीक है, फैलने को बोलते हैं डाइवर्ज करना, तो ये क्या कहलाएगी, डाइवर्जिंग। एक ही पॉइंट पर आके जुड़ रही है सबकी सब, ठीक है, जोड़ने को बोलते हैं कन्वर्ज, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, तो तीनों तरह की बीम आपको समझ में आ गई, ठीक है, रेज और बीम, क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है, थैंक यू।